हेलो नमस्कार मेरे समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कैबिनेट में। अस्थायी पदों को स्थायी किया गया है। इससे अतिथि शिक्षकों को कितना लाभ होगा इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता द्वारा जानकारी दी जा रही है अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। और जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा सरकार की इस घोषणा। सरकार ने अस्थायी पदों को स्थायी करने की घोषणा की है। उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो अतिथि शिक्षक इससे नियमित होंगे, किनको बाहर किया जाएगा, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी सुनाने वाला हूँ। सरकार ने क्या पक्ष रखा है और हाई कोर्ट का क्या निर्णय है और इससे कितने अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। आप सबको शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कैबिनेट में आज एक प्रस्ताव आया जो अस्थायी कल्चर को समाप्त करने पर बात चल रही है। कहा गया कि अस्थायी कल्चर को अब सरकार खत्म करना चाह रही है और अस्थायी कल्चर अब किसी भी हालत में प्रदेश में नहीं रहेंगे। अस्थायी कल्चर का मतलब होता है संविदा आउटसोर्स, इसे अस्थायी कल्चर कहा जाता है। और इसके बाद सरकार कह रही है कि हमने आउटसोर्स और जो अस्थायी कर्मी हैं उन्हें खत्म करने का हम प्लान कर रहे हैं। आज मीडिया में, आज पूरे जितने भी सोशल मीडिया है, आज सभी जगह पर देखने को मिल रहा है कि अस्थायी कल्चर बहुत ही जल्दी खत्म होगा। तो अस्थायी कल्चर क्या इतना आसानी से समाप्त हो सकता है? अस्थायी कल्चर में क्योंकि सरकार जो है लगभग सरकार के पास इस समय पर जितनी भी भर्तियां हैं, लगभग 10 लाख से अधिक कर्मचारी अस्थायी या संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी मैं केवल याद रहे, मैं केवल अस्थायी कर्मी की बात कर रहा हूं। अतिथि शिक्षक इनसे बहुत परे है। अस्थायी और अतिथि में क्या अंतर है मैं ये भी स्पष्ट करूंगा आगे। तो आज जो बात सरकार ने कही है कि कैबिनेट में जितने भी अस्थायी कर्मी हैं उन्हें अब या तो नियमित किया जाएगा या नियमित करने का कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाएगा। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान की अनुमति को स्वीकृत किया गया है। अब इसमें ही एक बड़ा सवाल है कि अस्थायी पदों को, तो सबसे पहली बात तो अतिथि शिक्षक जो है ना वो स्थायी पद है ना वो अस्थायी पद है। हम ना अल्पकालिक में आते हैं, ना हम दैनिक वेतनभोगी में आते हैं, ना हम आउटसोर्स में आते हैं, ना हम अस्थायी कर्मी में आते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था कि आज तक हम लोग भर्ती नियम जो हमारा भर्ती का बायलॉज है उसे हम लोग चेंज नहीं करवा पाए। कारण ये कह सकते हैं कि शुरू से ही सिर्फ एक ही बात होती रही, नियमितीकरण। नियमितीकरण की बात को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। नियमितीकरण क्या है कोई समझ नहीं पाया कि नियमितीकरण आखिर क्या होना है। नियमितीकरण का मतलब है कि आप रेगुलर कर्मचारी के रूप में काम करेंगे, लेकिन हम लोग ये भूल गए कि प्रदेश में नियमित कर्मचारी तो जो नियमित शिक्षक हैं वो भी नहीं है। ये आप सब लोग अच्छे जानते हैं, क्योंकि नियमित कर्मचारी जो होते हैं वो हैं जो पुराने शिक्षक हैं। स्कूलों में वर्तमान में जितने भी अध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनमें से कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। बशर्ते फिर भी वो लोग सब कुछ भूल करके अपनी मूलभूत समस्याओं को सबका समाधान करवाने में लगे हुए हैं। आउटसोर्स या अस्थायी कर्मी बनने के लिए, दैनिक वेतनभोगी बनने के लिए हमें सबसे पहले अपना बायलॉज चेंज करवाना होगा। अतिथि शिक्षक जो होते हैं वो नियमित शिक्षकों के विरुद्ध जो रिक्त पद होते हैं उनमें कार्य करते हैं। और जो आज एक कैबिनेट हुई है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो अस्थायी पद निर्मित किए गए हैं उन पदों को सेवा शर्तों में बदलाव करके उन पदों को भरने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करेगी। सरकार ने आउटसोर्स को पहले कैडर मान लिया है और अंशकालीन कर्मचारियों को भी सरकार ने कैडर माना है। अब हम अंशकालीन कैडर में भी नहीं आते, लेकिन अगर अभी भी एकजुटता हम सब दिखा दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एकजुटता होने के बाद अगर सरकार कुछ नया कार्य करने जा रही है तो निश्चित तौर पे अतिथि शिक्षक भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
उसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लगातार पिछले 3 4 5 वीडियो से मेरी एक ही बात हो रही है कि समय रहते सभी संगठन एक हो जाएं, सभी लोग मिलकर काम करें, निश्चित तौर पर सफलता बहुत दूर नहीं है। क्योंकि सरकार भी अब वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं चारों ओर से सरकार घिरी हुई है। सरकार के दिमाग में चल रहा है कि पब्लिक बहुत नाराज है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 2028 जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होना है, क्योंकि इसमें मोहन यादव जी की एक परीक्षा भी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 17.5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने दिखाया कि मैं मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी सीट लेके आ सकता हूं। लेकिन वर्तमान में आप सभी जान रहे हैं कि कर्मचारी से लेकर के किसान व्यापारी हर व्यक्ति सरकार से नाराज चल रहा है। अतः सरकार वर्तमान में कर्मचारियों के हित के लिए बहुत सारे कार्य करने जा रही है। अभी आप देखिए कि लगातार भर्तियां नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। अभी आज इससे पहले एमपीपीएससी, इसके बाद ईएसबी, सब हमने 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। आने वाले समय में 2026 के बाद 27 से ही सरकार चुनाव के कार्यक्रम में लग जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए कि 1.5 साल बाद, लगभग आज से 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद हम लोग सरकार को घेरना शुरू करेंगे। निश्चित है कि जो वरिष्ठ साथी हमारे हैं, जो अनुभवी साथी हैं, उनको लाभ मिलना शुरू होगा। और मध्य प्रदेश में अगर स्कूलें बचती हैं, अब एक बात इस सबसे बड़ी समस्या रही है कि लगातार जो स्कूलें बंद हो रही हैं, अगर स्कूलें बचती हैं तो सरकार को भी आपके प्रति विचार करना होगा। सरकार ने आज जो कार्य किया है कि स्वीकृत अस्थायी पद, बार बार वही शब्द आ रहा है, स्वीकृत अस्थायी पद, और जो हम लोगों की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति होती है रिक्त पदों के विरुद्ध, जो नियमित शिक्षकों का रिक्त पद है। और जैसे आपके स्कूलों में देखा होगा आउटसोर्स से लगे हुए कंप्यूटर कर्मचारी, वो अस्थायी स्वीकृत पद है। आउटसोर्स से लगे हुए आपके गार्ड, ये अस्थायी स्वीकृत पद है। आज आप मीटर रीडर देख लीजिए, आप संविदा कर्मी देख लीजिए, बहुत सारे पद ऐसे हो गए हैं जो लगभग 10 से 15 लाख के आसपास कर्मचारी जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनका पद अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है। जैसे आपके स्कूल में वर्तमान में जिन स्कूलों में आईसीटी लैब बन गई है, तो जो आईसीटी लैब में जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है उसका पद भी नया क्रिएट किया गया है। उसका कोई पद ऐसा अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से बनाया नहीं गया है। उसके लिए एक नया पद का सृजन किया गया है जो केंद्र सरकार की योजना का कार्य कर रहा है। तो अतिथि शिक्षक जो है ना, वो अस्थायी में आ रहे हैं बेचारे, ना स्थायी में आ रहे हैं, ना अंशकालीन में आ रहे हैं। तो सरकार जवाब यही देती है कि ये तो सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं और कोई शिक्षक चला गया, उनकी जगह पर हम बुलाते हैं इनको, हम लेते हैं और इसका इनको इनकी हम विदाई कर लेते हैं। अभी आपने विधानसभा में भी ये चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। तो जो आज सरकार ने किया है, एक भले ही उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय पे हम सब अगर लड़ेंगे तो सरकार आपके लिए जरूर विचार करेगी और सरकार कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे करके देगी। और लगातार आप संघर्ष कभी खाली नहीं जाता। संघर्ष करते हुए अतिथि शिक्षक जहां पहले शून्य में थे, आज बहुत कुछ ले चुके हैं। बस पद स्थायित्व एक बार हो जाए अगर, तो इसके बाद आगे की राह बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को लड़ना होगा और एक होकर लड़ना होगा। जो अलग अलग होकर के संगठनें चल रही हैं, इन्हें खत्म करना होगा। तो आज कैबिनेट ने अगर अंशकालीन आउटसोर्स के लिए फैसला लिया है, तो निश्चित तौर पर अगर हम आप चाहेंगे तो हमारे लिए भी जल्दी कोई ना कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से आएगा। लेकिन समस्या वही आती है कि संगठन आपस में लड़ रहे हैं। अभी देखिए कि इतना अच्छा मौका है वर्तमान में एक संगठित होकर के, टीम वर्क करके, और प्रदेश स्तर में नहीं, अगर जिले स्तर में नहीं कर सकते तो आप प्रदेश स्तर में या जिले स्तर में ही आप करो, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जो मजाक आप लोग जो मजाक करते हैं आंदोलन के नाम पे, 4 दिन के लिए हमने सोशल मीडिया में चलाया कि हम आमरण अनशन करेंगे, और इसके बाद क्या होता है, 4 दिन तक छुट्टी है, बैठो और जैसे स्कूल शुरू हो सब खत्म करके निकल जाओ। और ये इसका नुकसान क्या होता है, सरकार को ये दिखता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ बात करते हैं और बात करने के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो आवश्यक है, यही है कि सब एकजुट हो जाए। मैं बार बार इस चीज के लिए सबसे बोल चुका हूं, पूरे टीम से बोल रहा हूं। टीम मैंने कहा भी था कि जो लोग संगठन में काम करना चाहते हैं आगे आए, लेकिन शायद अब लोग
घर बैठ के ही सब कुछ लेना चाहते हैं। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि अगर आप सब चाहते हैं तो संगठन का सहयोग खुद करिए और खुद संगठन में आगे आकर के काम करने का प्रयास करिए। बाकी आज एक अच्छा फैसला हुआ है, एक चलिए हम लोगों के लिए नहीं किसी के लिए हुआ। अगर कैबिनेट में बात आई है तो सरकार, इतना तो पता है कि आप लोग भी जानते हैं कि सरकार हर चीज को आसानी से नहीं करती। कैबिनेट में पास होने का मतलब नहीं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है कि आने वाले समय पर सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। लेकिन हम लोगों के लिए तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक हम सही ढंग से काम नहीं करते, संगठन एक नहीं होते। आज की 22 तारीख थी, रमेश शर्मा जी से मुझे मिलना था, लेकिन आज अपरिहार्य कारणों से भोपाल आए ही नहीं और उन्होंने कहा कि हम कल परसों में मिलेंगे। तो आज मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात होती तो मैं आप लोगों से स्पष्ट करता कि मुलाकात हुई है। जैसे अगर उनसे बात होती है हमारी, हम आपको इस संबंध में अवगत करवा देंगे कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि महापंचायत जो हमारी हुई थी वो रमेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा ही करवाई गई थी और उनकी टीम ने ही महापंचायत करवाया था। वर्तमान जरूर उनका जब से शिवराज सिंह चौहान जी चले गए हैं तो वर्चस्व कम हुआ है, लेकिन अभी भी उनका वर्चस्व सरकार में वैसा ही है। कर्मचारियों को साधने का काम है क्योंकि वो बीएमएस से जुड़े हुए हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हम उनसे एक बार मुलाकात हमारी हो जाए, बात